नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो लिपट कर रोए अपनी बेटियों से अपने हालात पर। वो लिपट कर रोए अपनी बेटियों से अपने हालात पर, जो कहते थे विरासत के लिए एक बेटा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और इस टाइम बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट मैं सबसे पहले आप सभी का जो धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमने ना जो चैनल बनाया था ना बच्चों, मैजिकल मोटिवेशन के नाम से, जो चैनल हमने कल ही शुरू किया था आप सभी की डिमांड पर बच्चों, मैजिकल मोटिवेशन पे, उसमें आप सभी का बेहद प्यार मिला। और बच्चों पहले ही दिन आज कल शुरू किया था, 1K से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बच्चों ये आप सभी का प्यार है। और डेली बच्चों इस पर 7:15 बजे ना डेली एक वीडियो डाली जाएगी, मैजिकल मोटिवेशन बाय प्रदीप सर। इसका ना लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे जितने भी व्यूअर हैं ना, एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और दूसरा बच्चों, मैं जो भी करवा रहा हूँ ना, उसकी PDF आपको जीके बाय प्रदीप सर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मेरी सारी की सारी आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जो भी मेरे मतलब हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स है, इंडिया जीके के स्टोरी टाइप हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको दुरीना ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आज हम बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। कल हमने बच्चों खिलजी वंश पूरा कर लिया था। आज हम कौन सा वंश पढ़ेंगे बच्चों? तुगलक वंश पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास की बात करूं ना बच्चों, इस वंश से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं। आपने सुना होगा एजुकेटेड एडियट किसे कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहा जाता है, वो सारी की सारी चीजें बच्चों आज हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों तुगलक वंश का संस्थापक था ना, मैंने आपको बताया था बच्चों कि उस वंश में ना कुतुबुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी को तो खुसरो खां ने मारा था, और खुसरो खां की हत्या कर दी थी गाजी मलिक ने। किसने कर दी थी बच्चों? गाजी मलिक ने कर दी। और गाजी मलिक है ना, जब बच्चों 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ना, वो किस नाम से गद्दी पर बैठा बच्चों? ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो एक बार आया था बच्चों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में ग्यासुद्दीन तुगलक भी था और गाजी मलिक भी था। तो हमें गाजी मलिक के साथ जाना पड़ा, क्योंकि जिस समय इसने स्थापना की थी ना तुगलक वंश की, तो इसका नाम गाजी मलिक था। बाद में ये ग्यासुद्दीन तुगलक बन गया। और ये तुगलक वंश है ना, ये बच्चों 1320 से लेकर 1414 तक है, भारतीय इतिहास में रहेगा। इसके बाद इसमें सैयद वंश आएगा। इसके मेन आपको जिस राजा पे फोकस करना है, ग्यासुद्दीन तुगलक है ना, इसका शासनकाल 1320 से 25 तक रहेगा। और बच्चों इस ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में सारी की सारी आज मैं चीज़ें पहले बताता हूँ, फिर मोहम्मद बिन तुगलक पर चलेंगे। एक बार ये क्वेश्चन बच्चों, ग्यासुद्दीन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ। एक बार आया था मलिक उल गाजी की उपाधि किसे प्राप्त थी? मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी, ये उपाधि किसको प्राप्त थी बच्चों? ये उपाधि किसको प्राप्त थी? ग्यासुद्दीन तुगलक को। वैसे इसके बचपन का नाम भी क्या था? गाजी मलिक होता था। तो बच्चों इसको गाजी की। और एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला मुसलमान था। दिल्ली सल्तनत का पहला मुसलमान था। इससे पहले किसी भी मुसलमान ने भारत में गाजी की उपाधि धारण नहीं की थी। एक बार आया था बच्चों, गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला क्या कहलाता है बच्चों? गाजी कहलाता है। गाजी कौन? अब आप पूछोगे गुरुजी ये काफिर क्या होते हैं? बच्चों जो अल्लाह में, जो खुदा में विश्वास ना करे वो काफिर होते हैं। मतलब जो आप, अगर मैं बात करूं बच्चों हिंदुओं में तो उसे नास्तिक कहा जाता है और मुसलमानों में उसे
काफिर कहा जाता है, जो अल्लाह की इबादत ना करता हो, जो अल्लाह की मतलब रहनो शरण का मतलब अल्लाह पे बिल्कुल भी विश्वास ना करता हो, हम नास्तिक कहते हैं और मुसलमान काफिर कहते हैं। तो काफिरों को मारने वाला क्या कहलाता है बच्चों? बाबर ने भी गाजी की उपाधि ली थी और बहलोद लोदी ने भी गाजी की उपाधि ली थी, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये याद करना है कि ये गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान था। और बच्चों ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ना दीपापुर का क्या होता था? राज्यपाल होता था, राज्यपाल होता था। कल मैंने आपको बताया था बच्चों, इसने ना गाजी मलिक ने ना, अगर आपने खिलजी बस अच्छे से पढ़ा हो, जब गाजी मलिक ने क्या किए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गाजी मलिक ने जब मंगोलों को भगाया ना, तो इसको दीपापुर का क्या मतलब सीमा रक्षक नियुक्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये एक बार ये भी क्वेश्चन आया था बच्चों, ये क्या था? दीपापुर का क्या था? ये राजा बनने से पहले दीपापुर का क्या था? राज्यपाल था। कहते हैं इसकी माँ थी ना बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ होती थी ना, वो क्या होती थी? एक जाट हिंदू होती थी। वो क्या होती थी? जाट हिंदू होती थी। और इसका पिता क्या था? एक तुर्क, यानी इसका पिता क्या था बच्चों? मुसलमान था। और इसका पिता ना किसके यहाँ दास रहता था? बलवन के यहाँ काम किया करता था। ये भी पेपर में आ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो पिता था ना, वो किसके अधीन काम किया करता था? बलवन के अधीन काम किया करता था। ये बलवन वही है जिसने तुर्गान ए चालीसा या चालीसा का समाप्त कर दिया था और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। अब बच्चों यहाँ से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने ना तुगलकाबाद शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। इसने कौन सा शहर बसाया था बच्चों? तुगलकाबाद शहर बसाया था। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके समय में भारत पर मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। भारत पर मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था और इसने ना हर बार ना भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। जिस मंगोल के नाम से ना लोग कांपा करते थे, और उन मंगोलों का इसने 29 बार उनको हराया था। तो देख सकते हो बच्चों किस कैलिबर का ये राजा रहा होगा। तो 29 बार इसने क्या किया था बच्चों? मंगोलों को हराने का काम किया था, ये याद रख लेना। और इसी के टाइम में ना ये पहला शासक था बच्चों जिसने कृषि पर ध्यान दिया। तो कृषि पर ध्यान देने वाला भी पहला शासक था। इसने बच्चों कुओं प्लस नहरों का निर्माण भी करवाया था। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ, लेकिन नहरों का निर्माण कराने का विचार किसके मन की उपज था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक के उपज था। ये पेपर में आपसे आता है बच्चों। तुगलकाबाद इसने शहर बसाया। इसके टाइम में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। एक बच्चों सूफी संत होते थे जिनका नाम होता था, सूफी संत होते थे जिनका नाम होता था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम होता था बच्चों? निजामुद्दीन औलिया होता था। और निजामुद्दीन औलिया ना कहाँ पर रहते थे बच्चों? दिल्ली में रहते थे। और ये एक बार ना बच्चों बंगाल को जीत कर दिल्ली आ रहे थे। किसको जीत कर दिल्ली आ रहे थे? बंगाल को जीत कर दिल्ली आ रहे थे। और जब दिल्ली आने से पहले ना इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ तो तू दिल्ली छोड़ कर चला जा। तब निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें को एक बात कही थी, साहब अभी दिल्ली दूर है, साहब अभी दिल्ली दूर है। और बच्चों यही कहावत है आज के टाइम में, जब मतलब कोई मतलब प्रैक्टिस सेट में ना बच्चा 90 नंबर ले लेता है और फीलिंग ले लेता है कि मैं ऐसा ही बन गया, तो टीचर कहता है बेटा अभी दिल्ली दूर है, यानी दिल्ली दूर का मतलब है काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो उसने कहा, इसने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि मैं जब तक आऊँ ना तू दिल्ली छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा कि साहब अभी दिल्ली दूर है। ये बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कही थी? गयासुद्दीन तुगलक को कही थी। यहाँ से भी बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और पहले साधु महात्मा जो बात बोलते थे बच्चों वो क्या होती थी? सत्य सिद्ध होती थी। और भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली को इसने क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। यातायात
व्यवस्था प्लस डाक प्रणाली को सबसे ज़्यादा इन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी से पहले यातायात और डाक प्रणाली पर किसने ध्यान दिया था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक ने ध्यान दिया था। और कहते हैं बच्चों ये जब दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ना बच्चों क्या किया, इसका बेटा था जिसका नाम क्या होता था बच्चों? जोना खां होता था। और जोना खां ने ना इसके लिए अपने पिता के लिए क्या बना दिया? एक लकड़ी का महल बना दिया। और इस लकड़ी के महल को कहते हैं, जब जैसे ही ना पिता ने सोचा कि बेटे ने तेरे जीत की खुशी में महल बनाया है, लेकिन जब ये अंदर एंट्री करता है ना, कहते हैं उस महल को इसने आग लगा दी थी जोना खां ने। और इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की कहते हैं अंदर जल कर मृत्यु हो गई। और कुछ इतिहासकार कहते हैं जो गेट पर ना एक मतलब लकड़ी का बहुत बड़ा विशाल कोई बम्बू सा बना था, वो बम्बू गिरने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये याद रख लेना, इसके बेटे ने षड्यंत्र द्वारा अपने पिता को क्या कर दिया था? मार दिया था। और बच्चों ये पिता तो एक अपने बेटे के लिए हर टाइम सोचता रहता है। और बेटा देखो आज का जो कलयुग होता है ना बच्चों, इसका जीता जागता उदाहरण था जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था बच्चों 1320 से लेकर 1325 तक रहेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और इसका शासनकाल बच्चों 1325 से लेकर 1351 तक किसका शासनकाल रहेगा बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक का। पहला क्वेश्चन तो यही आता है बच्चों, इसके बचपन का नाम क्या होता था? तो इसके बचपन का नाम क्या होता था? जोना खां होता था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ना अपने बेटे को उलुग खां की उपाधि भी दी थी। यानी इसको इसके पिता ने कौन सी उलुग खां की उपाधि? मैंने कहा था बच्चों नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को भी उलुग खां की उपाधि दी थी, और उलुग खां की उपाधि इसको भी मिली थी। और बच्चों यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे जरूरी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन और भी बनेगा बच्चों। वो क्या बनेगा कि जोना खां बचपन का नाम था, उलुग खां की उपाधि थी, और ये ना बच्चों हिंदुओं के त्योहार मनाया करता था। हिंदुओं के त्योहार बनाने वाला पहला मुसलमान था। ये ऐसा मुसलमान था जो हिंदुओं के क्या बनाता था? त्योहार बनाता था। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आप मिडिवल इंडिया पूरा करवाओगे ना, बीच में मत छोड़ के जाओगे ना? बच्चों मैंने एंशिएंट पूरा करवाया है कि नहीं करवाया? विश्वास तो रखो यार, एंशिएंट भी करवाया है, मिडिवल भी करवाऊंगा और मॉडर्न भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अगर और फास्ट करना है ना बच्चों, मैंने दूरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने कंप्लीट एंशिएंट इंडिया बच्चों, कंप्लीट मिडिवल इंडिया, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट बच्चों वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, कंप्लीट वहाँ पर ज्योग्राफी, और कंप्लीट वहाँ पर इकोनॉमिक्स, और अपडेटेड बच्चों वहाँ पर हरियाणा जीके और वर्ल्ड जीके जो भी कलरक में आई थी वो बच्चों यहाँ पर सारी की सारी मैंने डाल दी है। तो ये 400 रुपये का कोर्स रहेगा। अगर अच्छा लगे तो बच्चों देख लेना, दूरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी बच्चों मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। स्पीड से करना है ना तो बच्चों वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हिंदुओं के त्योहार मनाने वाला क्या कहलाता है बच्चों? पहला मुसलमान। ये दशहरे और दिवाली के उपलक्ष्य में हिंदुओं के बीच में जाता था। और बच्चों ये कहते हैं पहला मुसलमान था जो योग्यता के अनुसार नौकरी देता था। ये सैनिकों की नौकरी है ना, योग्यताओं के हिसाब करता था, तो योग्यताओं के हिसाब से नौकरी देने वाला भी ये क्या था बच्चों? पहला मुसलमान था जो योग्यताओं के हिसाब से क्या देता था? जॉब देता था। और ये पहला मुसलमान था बच्चों जिसने गैर तुर्कों को और भारतीय मुसलमानों को सरकारी पद दिए थे। गैर मुसलमानों को या गैर तुर्कों को और भारतीय मुसलमानों को इसने क्या दिए थे बच्चों? सरकारी पद दिए थे। और इसी कारण बच्चों एक इतिहासकार था बर्नी कहता है कि ये क्या था? छिछोरा था, ठीक है, माली था, नाई था या रसोइया था।
इस पर ना कटाक्ष करके ना बरनी लिखता है, ये पता नहीं छिछोरा है, नाई है, माली है या रसोईया है, क्योंकि बरनी एक मुसलमान था और उसकी मुसलमानों मतलब क्या थी, कट्टर सोच का मुसलमान था। मैं तो कहता हूँ ये अगर भारतीय मुसलमानों को जॉब दे रहा है तो बिल्कुल अच्छा था ना, अगर यानी ये तो भेदभाव नहीं करता था, लेकिन बरनी है ना इसकी सोच में कट्टरता थी। मैं तो कहता हूँ बच्चों कट्टर नहीं होना चाहिए, जो जिस भी मजहब का, सभी मजहबों का हमें आदर करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, इससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। ठीक है, मुसलमानों का भी आदर करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर हामिद अंसारी जी है, क्रिकेट की बात करूँ जहीर खान, इरफान पठान, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऐसे होते हैं जो देश का नाम आगे लेकर जाते हैं, तो हमें कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए। तो बर्नी ने लिखा था ये छिछोरा था, माली था, नाई था, रसोईया था, पता नहीं क्या था, लेकिन ये बच्चों योग्यता के आधार पर सबको क्या दिया करता था, नौकरी दिया करता था। और बच्चों इसने कहते हैं कि एक विभाग की स्थापना की थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसका मुखिया कौन होता था, अमीर ए कोही इसका मुखिया होता था। ये भी आता है, इसने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसका मुखिया कौन होता था बच्चों, अमीर ए कोही मुखिया होता था। ये कृषि की उपज को बढ़ावा देने के लिए क्या था बच्चों, ये विभाग हुआ करता था। और बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इससे और क्या क्वेश्चन बनेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना बच्चों, इसने ना, इसके पिता ने जो तुगलकाबाद शहर बसाया था, उसमें ना इसने 56 कोट नामक एक गेट लगवाया था। 56 कोट नामक एक गेट भी किसने लगाया था बच्चों, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गेट भी वहाँ पर लगवाया था। और बच्चों ये है ना, अगर मैं बात करूँ दिल्ली सल्तनत का ना सबसे शिक्षित राजा हुआ करता था और सबसे योग्य सेनापति था। राजा बनने से पहले तो ये राजा नहीं था, तो सेनापति था ना, तो ये क्या था, योग्य सेनापति होता था, तभी तो योग्यता के हिसाब से नौकरी देता था। ये सबसे शिक्षित राजा था। और बच्चों इसने ना कुछ योजना बुरी नहीं थी, मैं आज आपको साबित कर दूंगा, इसकी एक भी योजना बुरी नहीं थी, फिर भी इसको क्या कहा गया था बच्चों, एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। इसको एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। आज मैं बताऊंगा क्यों इसको एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। तो बच्चों इसकी ना 4 योजना बताऊंगा और चारों योजना आप कह दोगे गुरुजी इसकी एक भी योजना बुरी नहीं थी। सबसे पहले क्या किया बच्चों, इसने राजधानी है ना दिल्ली से देवगिरी ले गया। दिल्ली से क्या ले गया, देवगिरी, और देवगिरी से बाद में ये थोड़ा सा आगे दौलताबाद, इसके देवगिरी से आगे है दौलताबाद ले गया था। तो बच्चों ये क्यों लेके गया था राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, क्योंकि है ना इसके पिता के टाइम में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। ये मंगोल आक्रमण से अपनी जनता को बचाना चाहता था, तो दिल्ली से ये राजधानी कहाँ ले गया था, देवगिरी दौलताबाद ले गया था। और रास्ते में कहते हैं बच्चों कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि इसकी आधी ही सेना है ना वहां पर पहुंच पाई थी, मतलब परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी, तो इसकी आधी सेना वहां पर खत्म हो जाती है, मतलब कुछ अकाल वगैरह पड़ गया था। तो ये योजना इसकी क्या हो गई एसफल। फिर दौलताबाद से राजधानी क्या ले आया, दिल्ली। योजना तो गलत नहीं थी ना, अपनी प्रजा को मंगोलों से बचाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां क्या थी बच्चों, बुरी थी। और दूसरा बच्चों सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है, ये खुरासान और कारचिल को जीतना चाहता था। खुरासान और कारचिल को जीतना चाहता था, खुरासान और कारचिल। अब कोई राजा बच्चों किसी दूसरे राजा के एरिया को जीते, बुरी बात तो नहीं है ना। कहते हैं खुरासान और कारचिल में बच्चों 2 भाई थे और 2 भाई आपस में वो लड़ते रहते थे। इसने सोचा ये इन दोनों भाइयों में से लड़कर एक मर जाएगा और एक पर तू आक्रमण कर लेगा। इस विद्रोह के लिए बच्चों कहते हैं इसने 3,70,000 है ना की एक सेना तैयार की थी। 3,70,000 लोगों की क्या सैनिकों की एक सेना तैयार की थी और उनको ना एडवांस का 1 साल का वेतन दे दिया। ये इसकी योजना गलत थी, क्योंकि एडवांस में किसी को वेतन दे दोगे ना बच्चों वो काम नहीं करेगा, ये सच्चाई है, वो दिल से काम कभी नहीं करेगा। तो 3,70,000 की सैनिकों को ना एडवांस वेतन देने से इसका शाही खजाना खाली हो गया। और जब ये खुरासान और कारचिल को जीत
जीतने के लिए निकला ना, तो वहां जाकर पता चला जो भाई आपस में लड़ रहे थे ना, उनमें क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ये योजना इसकी क्या हो गई, असफल हो गई, और इसने सैनिकों को अपनी सेना से निकाल दिया, और वो वेतन पहले ही ले चुके थे, उनको तो कोई नुकसान नहीं था ना। तो ये दूसरी योजना इसकी असफल हो गई। फिर बच्चों इसको सांकेतिक मुद्रा का जनक कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा का जनक कहा जाता है। वो पूछेगा ऐसा कौन सा राजा है जिसको सांकेतिक मुद्रा का जनक कहा जाता है, तो बच्चों इसको सांकेतिक मुद्रा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसने बच्चों पूरे विश्व में ना चांदी की क्या थी, कमी थी, पूरे विश्व में चांदी की। और ये भी पेपर में आता है बच्चों, चांदी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, मैक्सिको। भारत की बात करूँ तो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो पूरे विश्व में चांदी की कमी थी, तो चांदी की कमी को इसने ना, चांदी एक अमूल्य धातु होती थी, उसको बचाने के लिए ना इसने कहते हैं बच्चों कांसे के सिक्के चला दिए, कांसे के, और कई किताबें इसको तांबा भी बोलती है, इसके सिक्के चला दिए। तो लोगों ने ना ये सिक्के है ना बनाने अपने घरों पर स्टार्ट कर दिए, और मार्केट में ना नकली कांसे के सिक्के आ गए। और जब नकली कांसे के सिक्के आए तो इसने कांसे के सिक्कों को बंद कर दिया और कहा कि ये वापस मेरे को दे दे और अपने चांदी के सिक्के ले जाओ। तो लोगों ने इसको नकली सिक्के दे दिए और इससे असली ले आए, और इसका शाही खजाना फिर से क्या हो गया, खाली हो गया। योजना ये भी बुरी नहीं थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 का नोट जारी किया या 1000 का, तो योजना तो बुरी नहीं है ना, लेकिन परिस्थितियां बच्चों इसके टाइम में क्या थी, खराब। और चौथी है बच्चों, इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी, दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर देती है। वृद्धि क्यों बच्चों, जब राजा का शाही खजाना खाली हो तो राजा टैक्स तो लगाएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया था, हमने कहा बुरा है अच्छा है, तो बच्चों हमारे बुरा कहने से तो कुछ नहीं होता ना, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, लागू कर दिया। तो राजा बच्चों कर लगा सकता है अगर उसका शाही खजाना खाली हो जाए। लेकिन बच्चों इसने जब कर लगाया ना, उस टाइम जनता पर क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। जनता तो वैसे ही भूख से मर रही थी, ऊपर से इसने कर लगा दिया, तो फिर बच्चों जनता का तो मरना क्या था, तय था। इसीलिए इसकी चारों योजनाओं में बच्चों एक भी योजना बुरी नहीं थी, फिर भी इसको एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। ये बच्चों सच्चाई है। अक्सर गालिब कहा करते थे कि जब समय मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो ये समय समय की बात है बच्चों, जब समय मुंह फेर लेगा ना तो कोई है ना, छोटी सी जैसे देसी कहावत होती है कि ऊंट चढ़े को कुत्ता खा गया, वो वाली बात है। कितने भी ऊपर हो कुत्ता आपको खा जाएगा। समय समय की बात होती है बच्चों। जो आज आपसे मतलब आपका नंबर आज ब्लॉक कर रहे हैं ना, उनकी भी कॉल एक दिन में वेटिंग में आएगी। ये मेरा चैलेंज है, अगर आप जॉब लग गए तो। ये सच्चाई है, आज की कही है ना, एफिडेविट होता तो मैं लिख कर दे देता ये बात, लेकिन ये सच्चाई है बच्चों। इस परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियां खराब थी, इसके कारण है ना इसकी जो योजना थी वो क्या हो गई थी, असफल हो गई। और ये भारत का सबसे शिक्षित राजा है ना, वो एजुकेटेड इडियट कहलाने लग गया। क्योंकि बच्चों एक इतिहासकार हुआ था, ठीक है, जैसे बर्नी ने तो इसको छिछोरा बताया था, एक इतिहासकार हुआ था बच्चों बदायूनी। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी ना तो बदायूनी लिखेगा, आज राजा को प्रजा से, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। ये किसने लिखा था बच्चों, बदायूनी ने लिखा था। आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। लेकिन ये कैसा राजा था बच्चों, अच्छा राजा था, योग्यता के आधार पर क्या दिया करता था, जॉब दिया करता था। यहाँ से ना बच्चों एक बार पूछा गया था इसके इतिहास, जैन विद्वान है ना राजशेखर और जिन प्रभासूरी, जिन प्रभासूरी और राजशेखर, ये दो जैन विद्वान थे। क्या थे बच्चों, दो
जैन विद्वान थे और दोनों जैन विद्वान है ना किसके दरबार में रहा करते थे? जिन प्रभा सूरी और राजशेखर है ना, जैन विद्वान होते हुए भी अगर किसी मुसलमान के दरबार में रह रहे हैं तो आप जान सकते हो कि कितना ये अच्छा राजा रहा होगा। तो ये दोनों है ना इसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। एक बार बच्चों ये यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अगर तुगलक वंश में ना सबसे ज्यादा अगर बच्चों इसके पास है ना 23 प्रांत होते थे। तुगलक वंश का ऐसा राजा था जिसके पास है ना कितने प्रांत होते थे? 23 प्रांत होते थे। और इसके समय में कितने विद्रोह हुए थे? 34 विद्रोह हुए थे। ये दोनों बच्चों यूपीएससी के एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ये छोटे मोटे एग्जामों में नहीं आते, बड़े लेवल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके पास बच्चों 23 प्रांत होते थे और इसके टाइम में अगर 34 क्या थे? 34 इसके टाइम में विद्रोह हुए थे। ये भी पेपर में बच्चों बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एक बार आया था, ये इतना पढ़ा लिखा था तो इसको किसका ज्ञान था बच्चों? इसको खगोल शास्त्र का और आयुर्विज्ञान का बच्चों इसको ज्ञान था। खगोल शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र का भी इसको ज्ञाता था, गणित का ये ज्ञाता था और बच्चों आयुर्विज्ञान का क्या था? ये ज्ञाता था। तो पेपर में पूछा जाता है बच्चों ये किसका ज्ञाता था? यहाँ लिख देता हूँ आयुर्विज्ञान का भी क्या था? ये ज्ञाता था। तो इतना अच्छा राजा था, फिर भी परिस्थितियां बच्चों क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। और भी बच्चों यहाँ से ना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके टाइम की ना 2-3 घटनाएं है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। 1333 में ना इसके टाइम में बच्चों एक मोरको यात्री, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। मोरको है ना ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? एक बार आया था, कहाँ का यात्री आया था डायरेक्ट पूछ लिया था। मोरको यात्री आया था भारत, जिसका नाम था बच्चों इब्न बतूता था। क्या था? जिसका नाम इब्न बतूता इसके टाइम में भारत आया था। और कहते हैं बच्चों 1333 से लेकर लगभग 1347 तक इब्न बतूता मतलब ये इसके पास रहा था। और इसने कहते हैं 8 वर्ष के लिए इसको क्या नियुक्त कर दिया था? अपना काजी नियुक्त कर दिया। और 1342 में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था राजदूत बनाकर। और इसी की पुस्तक पेपर में आती है किताब उल रहेला। किताब उल रहेला किसकी पुस्तक थी? तो किताब उल रहेला किसकी पुस्तक थी बच्चों? इब्न बतूता की पुस्तक थी। ये पेपर में आपसे पक्की पूछी जाएगी। तो ये मोरको यात्री यहाँ पर आता है। और इसी के टाइम में 1336 में ना एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन होते थे बच्चों? हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसके टाइम में किस साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों? विजयनगर साम्राज्य की। और मैं ये दोनों विजयनगर साम्राज्य है ना मैं आपको करवाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय होता था। और उसके दरबार में भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान रहा करते थे। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय को बताया था। और कृष्ण देव राय ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। और उससे बाबर ने तोपों के बारे में जानकारी, उसी से बाबर इंस्पिरेशन लेकर आया था, तोप लेकर आया था। तो ये हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी? हम्पी, कर्नाटक में। और 1347 में इसके टाइम में ना बच्चों बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसके टाइम में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी बच्चों? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और कहते हैं बच्चों ये 1351 की बात है बच्चों। मार्च 1351 में ना 20 मार्च 1351 को एक जगह है बच्चों सिंध में। कौन सी जगह है? सिंध में ठट्टा नामक जगह है। सिंध में कौन सी जगह है? ठट्टा नामक जगह कहाँ पर रहेगी? तो बच्चों ये ठट्टा नामक जगह कहाँ पर रहेगी? सिंध में रहेगी। तो सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई थी बच्चों? बीमार हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। और तो इम्पोर्टेंट बात आती है, सिंध में कौन सा स्थान रहेगा? ठट्टाबाद। और इसके पिता का मकबरा है ना तुगलकाबाद है, क्योंकि तुगलकाबाद इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, वहीं पर उसके पिता का मकबरा है। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर
इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं इसके कोई क्या नहीं थी बच्चों, संतान नहीं थी। फिर इसका एक चचेरा भाई था ना बच्चों, चचेरा भाई था जिसका नाम था फिरोज था। और वही फिरोज तुगलक है ना, वो आगे बच्चों 1351 से लेकर 1388 तक क्या रहेगा, गद्दी पर बैठेगा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक क्या करेगा, शासन करेगा। ये बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया है। और इस टॉपिक से ना मैं इतनी ज़्यादा डिटेल बच्चों आपको करवा रहा हूँ, आप यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम प्री और कोई भी स्टेट एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, कोई मर्जी जिसमें जीके आती है ना, अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो आपका गारंटी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ना बच्चों वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो बेशक अनलाइक कर देना, लेकिन रीजन बताना गुरुजी हमने इसके कारण इसको अनलाइक किया है। तो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।